Welcome back everyone and good morning to all of you friend. In the last lecture we already started the new questions and the question that is the causes of rural poverty and s- mainly the question that is the causes of poverty, and the first causes that is the historical reasons, and then second causes that is the causes of rural poverty, and in the second topic second causes that is the causes of rural poverty is in the two causes that is the natural and demographic factors. The third causes that is the economic factor, and in the economic the first factor that is the low agricultural productivity per labor, and second one that is the unequal distribution of land and property, and the third one that is the minimum development of small and cottage industry, and the fourth factor that is the rapid increase in prices, and the last one and fifth that is the high rate of अनएम्प्लॉयमेंट. तो फ्रेंड हमने यहाँ तक जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया था, एंड इन दिस सेशन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट कोर्सेज दैट इज द सोशल reasons. And in the social reasons, and there are two factors in the social reason. The first one that is the low level of education, and the second one that is the gender inequality. The first that is the low level of education. One of the major reasons of poverty in India is a scarcity of education, ट्रेनिंग एंड स्किल्स. यानी कि इंडिया के जो अंदर एक मेजर रीजन है फॉर दी पॉवर्टी कि एजुकेशन की यहाँ पे स्केरसिटी है, ट्रेनिंग एंड स्किल्स भी नहीं है लेबर के पास. Low level of education and especially in rural areas prevents them from gaining from the use of new technology in agricultural. यानी कि ज़्यादातर जो रूरल एरिया की हम बात करें तो रूरल एरिया में जो भी लोग हैं वो लो लेवल एजुकेशन, यानी कि वहाँ के जो पीपल है वो अनएजुकेटेड है, एंड इसीलिए वो ज़्यादातर जो न्यू टेक्नोलॉजी हो एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर पाते हैं. एंड न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम रिसर्च एंड बेनिफिट ऑफ मार्केट फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हम यहाँ पे अगर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे एग्रीकल्चर के अंदर, तो यहाँ पे हम रिसर्च या तो जो न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम है उनका बेनिफिट भी हम नहीं ले सकेंगे. एज अ रिजल्ट बोथ पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रिमेन्स लो. तो उससे क्या होगा कि जो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी है एंड जो पर लेबर प्रोडक्टिविटी वो क्या होगी, लो, यानी कि डिक्रीज होगी. एंड दिस इज द रीजन ऑफ लो इनकम ऑफ फार्मर. यानी कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने से, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने से जो भी फैमिली है तो जो फार्मर्स हैं उन लोगों की इनकम भी क्या होगी, लो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन दे गेट लॉस लेस अपॉर्चुनिटी इन द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. यानी कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर उन लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई काम नहीं मिल रहा है तो कोई और सेक्टर में चला जाए, यानी कि इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में. लेकिन उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, वो लोग अनएजुकेटेड है, इसीलिए कोई दूसरे सेक्टर में या तो कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में भी उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. एंड वेज लेवल, यानी कि जो उनको सैलरी या तो जो उनको इनकम हो रही है रिमेन्स लो एंड पॉवर्टी इंक्रीज. यानी कि उन लोगों की जो इनकम है वो भी क्या है, लो, एंड जो पॉवर्टी है वो भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है. तो फ्रेंड यहाँ में हमने जो फर्स्ट फैक्टर इन द सोशल रीजन्स की लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एंड द सेकेंड वन दैट इज द जेंडर इन इक्वालिटी. तो जेंडर इन इक्वालिटी में पता है कि जेंडर दैट इज मेल एंड फीमेल, और मेल एंड फीमेल में क्या होता है कि जो भी हम ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो किसको दे रहे हैं, मेन को या तो मेल को दे रहे हैं, यानी कि हम फीमेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. इंडिया इज़ अ जेंडर इनक्वालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग. सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल्स. यानी कि हमारी जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर हेल्थ अबाउट द फीमेल्स उनके बारे में यहाँ पर कोई ज़्यादा केयर नहीं करते हैं. एंड एज अ रिजल्ट वुमन फेस हायर लेवल ऑफ माल नरिशमेंट एंड लो वेट एंड वीकनेस. तो उससे क्या होगा कि जो ज़्यादातर वुमन के अंदर क्या होगा कि फेस इज द हायर लेवल ऑफ माल नरिशमेंट, लो वेट एंड वीकनेस भी उनकी बॉडी के अंदर रहेगी. This causes high maternal mortality during childbirth and health problems among newborn
चिल्ड्रन, यानी कि जब भी समझो कि कोई भी न्यू चाइल्ड बॉर्न हो रहा है तो उसी टाइम क्या होगा कि वहाँ पे भी उनकी हेल्थ या तो जो मोर्टालिटी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट रहेंगे. एंड वर्क अलोकेशन इज सच दैट इज अ बिलीव एज अ कंपल्सरी फॉर वुमन टू वर्क एट अ होम एंड रिजल्टिंग इन अ लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू वर्क. तो आज भी हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि बाहर जो काम करने जा रहे हो दैट इज़ द मेल, यानी कि जो फीमेल है उन लोगों को घर का ही काम करना पड़ता है. तो उन लोगों को बाहर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि उन लोगों को घर का ही काम दिया जाता है कि आप घर में ही रहो और घर में काम करो. तो लो लेवल एजुकेशन एंड साथ साथ उन लोगों को वर्क एट अ होम, यानी कि घर पे ही काम करो, तो कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, एट अ वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स. तो आपने भी कहीं पे भी देखा है होगा कि कोई भी ऑफिस हो, कोई भी कंपनी हो, तो वहाँ पे जो मेल्स है एंड फीमेल्स दोनों काम करते हैं, सेम ही काम करते हैं, लेकिन तो भी वहाँ पे जो मेल्स हैं उन लोगों को ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करते हैं और जो फीमेल्स हैं उन लोगों को कम सैलरी प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए यहाँ पे लिखे कि फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स. आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन लेस देन हाल्फ आर ह्यूमन, यानी कि जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हम बात करें तो 50% से कम क्या है फीमेल एंड 50% से ज़्यादा क्या है मेल्स. अमोंग्स देम लो हेल्थ लेवल एंड लेस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इकोनॉमिक फील्ड कीप्स फैमिली इनकम लो एंड दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ पोवर्टी. तो उससे क्या होगा कि ज़्यादातर जो भी फीमेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनकी जो हेल्थ लेवल है वो भी लो है एंड अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही काम करने के लिए, तो उन लोगों की इनकम क्या होगी, फैमिली इनकम डिक्रीज होगी और उनसे उन लोगों की पॉवर्टी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो फोर्थ कोजेज दैट इज़ द सोशल रीजन्स और उनके जो अलग अलग दो फैक्टर यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए, और मैं आपको यहाँ पे 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फॉर द रीडिंग द सोशल रीजन्स एंड देन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन दैट इज़ द अदर रीजन. तो प्लीज़ यहाँ पे आप विद इन 1.5 मिनट प्लीज़ रीड द सोशल रीजन्स. Okay friend, the next causes and the last one that is the other reasons. और अदर रीजन्स में और तीन अलग अलग रीजन्स है, उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द वॉर. तो हमें पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फाउट 2 वॉर्स विद द नेबर कंट्रीज दैट इज़ द पाकिस्तान एंड चाइना. तो फ्रेंड हमें पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1962 एंड 1965, तो दो यहाँ पे 2 वॉर हुए थे बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना. ड्यूरिंग द वॉर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर स्पेंट ऑन अ प्रोडक्शन, यानी कि अगर समझो कि कोई भी कंट्री हो, अगर कोई भी दो कंट्री के बीच में अगर वॉर हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन के पीछे जो भी वो लोग स्पेंड कर रहे हो क्या होगा, लेस या तो लिमिटेड रिसोर्सेज ही वो वहाँ पे स्पेंड करेंगे. एंड इम्पोर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यानी कि ज़्यादातर हमें जो हथियार की ज़रूरत पड़ रही है एट द टाइम ऑफ वॉर, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या करेंगे कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन, बट जो ज़्यादातर हमारा जो रिसोर्सेज है हम कहाँ पे लगाएंगे फॉर द आर्म्स एंड एम्यूनिशन.
दिस रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विस। तो उससे क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट प्रोडक्शन में नहीं लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी, प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस यानी कि डिक्रीज। एंड ड्यूरिंग द वॉर अवॉइड स्केर्सिटी ऑफ सर्टेन गुड्स इन फ्यूचर। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में उनकी स्केर्सिटी को अवॉइड करके वो लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, स्टोर द फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स एंड फ्यूल। यानी कि अगर उन लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर का जो भी फ्यूचर में हम आज स्टोर कर रहे हैं कोई भी गुड्स को, तो फ्यूचर में उनकी स्केर्सिटी होगी, लेकिन उनको लोग अवॉइड करके भी वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में पीपल स्टोर फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स एंड फ्यूल। एज अ रिजल्ट प्राइजेस इंक्रीज रैपिडली। तो अगर समझो कि हम कोई भी गुड्स को स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने से क्या होता है कि जो भी गुड्स है उनकी शॉर्टेज क्रिएट होगी, और अगर शॉर्टेज क्रिएट होगी और डिमांड समझो कि बढ़ रही है, तो डिमांड इंक्रीज होने से और सप्लाई नहीं होने से प्राइस क्या हो सकती है, इंक्रीज। दैट इज द प्राइस इंक्रीज रैपिडली एंड बिकॉज ऑफ वॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्पीड है, प्रोसेस है, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एंड ड्यू टू सेवरल वॉर्स इन इंडिया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस। यानी कि हम ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेंगे, वॉर्स में, और हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे हम कोई एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेन स्लो एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज टेक प्लेस एंड पॉवर्टी इंक्रीज। तो उससे क्या होगा कि जो पॉवर्टी हो इंक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे डिक्रीज होगा, एंड जो प्राइस है वो क्या होगी, इंक्रीज। और प्राइस इंक्रीज होने से पॉवर्टी भी क्या होती है, इंक्रीज। And the second one in the other reason, that is the increase in defense expenditure. Several wars made the issue of security very serious and to make the security system stronger, यानी कि अगर हमारी कंट्री के अंदर हमें सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनानी है तो एक्सपेंसिस ऑन मॉडर्न मिसाइल्स, फाइटर प्लान, टैंक्स एंड सबमरीन्स हैव इंक्रीज रैपिडली। यानी कि हम ज़्यादातर एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेंगे, फॉर दी सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, कि एक्सपेंस ऑन मिसाइल, फाइटर प्लान, टैंक एंड सबमरीन। In the present era, to fight against terrorism, a lot of special facilities have increased expenditure on defense. तो आज हमें पता है कि जो टेररिज्म की हम बात करते हैं, दैट इज़ द आतंकवाद की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाती है, हमें कोई भी डिफेंस के या तो हमें जो हथियार परचेस करने पड़ते हैं, तो ज़्यादातर हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो जाता है, डिफेंस में। एंड द एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी इज़ अ नॉन डेवलपमेंट इन अ नेचर। यानी कि फ्रेंड, अगर हम जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी में हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज़ द नॉन डेवलपमेंट, यानी कि उनसे कोई हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। एंड एनी इंक्रीज इन सच एक्सपेंडिचर रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उससे क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी में कर रहे हैं दैट इज़ द नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एंड तो उससे हमारा जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि हम ज़्यादातर स्पेंड कहाँ पे कर रहे हैं, नॉन डेवलपमेंट इन नेचर। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि हमारी कंट्री की जो टोटल रेवेन्यू दैट इज़ द 100 करोड़, तो हम ज़्यादातर एक्सपेंडिचर अगर नॉन डेवलपमेंट इन नेचर में कर रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी में, कि समझो कि 70 करोड़ कर रहे हैं, तो सामने हम डेवलपमेंट नेचर की जो बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फैक्टर है, वहाँ पे हम कितना एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, ओनली 30 करोड़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो ऑन डिफेंस यानी कि नॉन डेवलपमेंट में, तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाओगे, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन एंड लेवल ऑफ पॉवर्टी इंक्रीज। यानी कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पॉवर्टी का लेवल होगा वो और इंक्रीज होगा। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द डिफेक्टिव पॉलिसी, यानी कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की हम बात करें कि फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स एंड बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री वेर गिवन प्रायोरिटी। यानी कि हमने जो प्रीवियस हमारा जो कोर्सेज था उनके अंदर ही हमने देखा था इन द लास्ट लेक्चर कि सेकेंड 5 ईयर प्लान से हमने किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था, दैट इज़ द हैवी इंडस्ट्री एंड बेसिक इंडस्ट्री। And through rapid industrialization, high economic growth was to be achieved, and thus the policy of removal of poverty and unemployment was adopted.
यानी कि उनके बाद क्या हुआ कि अगर हमने जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैवी इंडस्ट्री को दिया हुआ था और उससे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फास्ट हुआ, दैट इज़ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज टू बी अचीव। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ था वो भी इंक्रीज हुआ। एंड तो उनके बाद हमने जो पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट की, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को दूर करना, और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अडोप्टेड, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें दैट इज़ द जिन लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है उनकी। बट दिस पॉलिसी नेग्लेक्टेड द वास्ट पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि हमने जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया था इंडस्ट्री को, लेकिन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है। एंड एग्रीकल्चरल and small and cottage industry which give the employment and income to the majority of population development slowly and so was the income of the poor people। यानी कि ज़्यादातर हम जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हैवी इंडस्ट्री को, लेकिन हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, तो उनसे क्या होगा कि उन लोगों की जो पुअर है उन लोगों की इनकम में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस स्कीम वेर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड टू रिड्यूस पोवर्टी, यानी कि जो यहाँ पे जो कंसेप्ट था कि ज़्यादातर जो हमने पॉलिसी जो बनाई थी फॉर दी हैवी इंडस्ट्री, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो हमारी कंट्री के अंदर हम बात करें तो पॉपुलेशन डिपेंड रहता है एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग स्कीम रखी, वेरियस स्कीम वेर इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द रूलिंग गवर्नमेंट मैनी टाइम्स, यानी कि जो रूलिंग पार्टी या तो जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वहाँ पे ज़्यादातर चेंज हुए, सो दे लेक्ट कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन, तो उससे कंटिन्यू भी नहीं कुछ हुआ, कंटिन्यूटी नहीं रही एंड कोऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ। एंड एज अ रिजल्ट द टारगेटेड पॉवर्टी रिडक्शन कुड नॉट बी अचीव थ्रू दिस स्कीम, यानी कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंट नहीं थी, गवर्नमेंट चेंज होती रहती थी एंड साथ साथ कोऑर्डिनेशन एंड कंटिन्यूटी भी नहीं थी, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो भी टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ एंड जो पॉवर्टी हमारा डिक्रीज करने का जो टारगेट था दैट्स नॉट अचीव इन दिस स्कीम। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अदर रीजन्स में अलग अलग 3 फैक्टर की बात की। द फर्स्ट वन दैट इज़ द वॉर, द सेकेंड वन दैट इज़ द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड द थर्ड वन दैट इज़ द डिफेक्टिव पॉलिसी। तो मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स प्लीज़ रीड द अदर रीजन्स एंड देन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि हमने जो यहाँ पे कोजेज देखे, रीज़न देखे, अब जो भी यहाँ पे रीज़न है वहाँ पे हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करके जो पॉवर्टी है उनमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड रीड द अदर रीजन्स इन द causes ऑफ पॉवर्टी ऑन द पेज नंबर 58। प्लीज़ कंटिन्यू। वेलकम बैक एवरीवन।
The next question, that is the measures to reduce poverty. India has taken the following steps to reduce poverty during planning period. यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए फॉर द रिड्यूसिंग पॉवर्टी ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, जिसमें फर्स्ट आर टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यानी कि हमें पता है कि जो फर्स्ट पॉइंट हमारा था यहाँ पे हिस्टोरिकल रीजन्स के अंदर कि एग्रीकल्चर की हमने बात की थी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी वो क्या है, डिक्रीज है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या ट्राई करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम क्या करें, इंक्रीज करें, उनसे लोगों की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड इनकम इंक्रीज होगी से पॉवर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इन इंडिया वन ऑफ द बेसिक रीजन्स ऑफ द पॉवर्टी इज अ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। यानी कि जो बेसिक रीजन्स है फॉर दी पॉवर्टी कि हमारी जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी वो क्या है, लो प्रोडक्टिविटी विथ इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर हम समझो कि एग्रीकल्चरल में जो प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड इनकम ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस, तो उनसे क्या होगा कि जो लेबर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में उन लोगों की इनकम इंक्रीज होगी एंड उनसे पॉवर्टी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, जो मैंने आपको अभी बताया। रिगार्डिंग दिस थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी क्या ट्राई करेंगे कि कुछ पब्लिक प्रोग्राम्स रखेंगे फॉर द फार्मर एंड फार्मर आर इन्फॉर्म अबाउट द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे फार्मर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द टेक्नोलॉजी, अवेलेबल रिसोर्सेज एट अ रीजनेबल रेट्स। यानी कि जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है फार्मर्स को कि वो रीजनेबल रेट्स पे उन लोगों को मिले, एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे लाइक इरिगेशन एंड मैक्सिमम प्राइस। यानी कि जो भी वो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको प्राइस भी किसी मिलेगी, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम प्राइस मिलेगी, एंड रेगुलेटेड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर। यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे क्या होगा कि पर लेबर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज, एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज। तो जहाँ पे हम क्या ट्राई करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, तो अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे आएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी। तो उन लोगों को हमें रोकना पड़ेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन एग्रीकल्चर के ऊपर ना हो, एंड दिस विल बी द मोर एडवांटेजेस टू पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। तो उससे क्या होगा कि जो एडवांटेज ज़्यादातर किसको मिलेगा जो पुअर फार्मर है, और पुअर फार्मर को अगर ये सब एडवांटेजेस मिल रहे तो उन लोगों की इनकम क्या होगी, इंक्रीज, एंड इनकम इंक्रीज होने से पॉवर्टी क्या होगी यहाँ पे, रिड्यूस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो फर्स्ट मेजर्स था दैट इज़ द टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एंड द सेकेंड वन दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो फ्रेंड हमने जो लास्ट लेक्चर या तो इसी लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग हमने ज़्यादातर इंपॉर्टेंस किसको दे दिया था, दैट इज़ द हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर समझो कि हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना पड़ेगा, दैट इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। In India, small and cottage industry have made immense contribution in the gross national income and employment। यानी कि हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो ग्रॉस नेशनल इनकम हमारी है, राष्ट्रीय आवक, उनके अंदर और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादातर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। If small and cottage industry can be developed and encouraged, then poverty can be reduced on a larger scale। यानी कि अगर समझो कि हमें पॉवर्टी को डिक्रीज करना है तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना पड़ेगा और ज़्यादा डेवलपमेंट हमें कहाँ पे करना पड़ेगा, इन द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो उससे क्या होगा कि जो लोगों की इनकम भी इंक्रीज होगी और साथ साथ लोगों को ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट भी स्मॉल एंड बेसिक इंडस्ट्री से क्रिएट हो रहा है, तो उनसे लोगों की इनकम इंक्रीज होने से पॉवर्टी को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मेजर्स की बात करें, मेजर्स के अंदर हमने 2 मेजर्स कंप्लीट कर दिए, और आपके सिलेबस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल जो यहाँ पे मेजर्स है दैट इज़ द 10। यानी कि हमने इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी तो 11 इंडिकेटर्स लिए थे, और मेजर्स टू रिडक्शन पॉवर्टी तो आपको 10 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, 10 पॉइंट, उसमें से हमने 2 पॉइंट कंप्लीट
कर लिए। द थर्ड वन दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि अगर हमें प्रोडक्ट पॉवर्टी में रिडक्शन करना है तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे भी हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि फ्रेंड जो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल हम पूरा पॉइंट यहाँ पे समझेंगे, बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स वेजिटेबल वेंडर्स, मेसन्स इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एग्रीकल्चर में जो लेबर काम कर रहे हैं। एंड वेंडर्स, तो ये लोग सब क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दिस वर्कर्स, नेशनल कमीशन हैज़ रिकमेंडेड टू डिसाइड द वर्किंग कंडीशन, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हुआ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। प्रोटेक्शन लाइक द वर्किंग कंडीशन भी नहीं है, उन लोगों का कोई लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होगा, और उन लोगों को आफ्टर 60 ईयर जब रिटायरमेंट हो गए उनके बाद कोई पेंशन भी मिलने वाला नहीं है। जो भी वेजिटेबल वेंडर यानी जो सब्जियां बेच रहे हैं उन लोगों को कोई यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड तो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन उन लोगों ने क्या रिकमेंडेड किया कि जो भी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें उन लोगों को कुछ वर्किंग कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 58, आफ्टर 60 ईयर उन लोगों को कोई और काम न करना पड़े, इसीलिए हम इन लोगों को कुछ पेंशन मिले या तो लाइफ इंश्योरेंस मिले, ताकि आफ्टर रिटायरमेंट भी उन लोगों की इनकम क्या रहे, कंटिन्यू रहे। Moreover, for small and marginal farmers, it is a recommended to provide them with the irrigation facilities and loan facility, यानी कि जो स्मॉल या तो जो मार्जिनल फार्मर है उन लोगों की भी इनकम में पता है कि बहुत कम होती है, और उन लोगों को भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के या तो कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे दो वर्ड्स लगे, दैट इज़ द इरिगेशन फैसिलिटी एंड लोन फैसिलिटी, यानी कि जो स्मॉल या तो जो मार्जिनल फार्मर है उन लोगों को हम इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एंड लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने मेजर्स टू रिडक्शन पॉवर्टी के अंदर अलग अलग जो 3 मेजर्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। उसमें से जो फर्स्ट वन दैट इज़ टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, द सेकेंड वन दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड द थर्ड वन दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फॉर द रीड द फर्स्ट 3 मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। प्लीज रीड इट। Welcome back everyone. The next and fourth measures, that is the use of appropriate tax policy. तो टैक्स पॉलिसी की हम बात करते हो फ्रेंड, वी नो दैट द टैक्स इज अ इम्पोज ऑन रिच क्लास, यानी कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो इनकम टैक्स है वो किसके ऊपर ज़्यादा इम्पोज हो रहा है, ऑन रिच क्लास। एंड जो पुअर पीपल है उन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल या तो इनकम टैक्स इम्पोज नहीं हो रहा है, बिकॉज वी नो दैट इन द इनकम टैक्स दैट द स्लैब इनकम स्लैब,
0 to 3 lakh and then 3 to 5, 5 to 10 एंड ग्रेटर देन मोर देन 10 lakhs। तो वो अलग अलग स्लैब होते हैं और जिन लोगों की इनकम 3 लाख से कम यानी कि बिलो 3 लाख है उन लोगों को कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ कि जो लोग पुअर है यानी कि जिन लोगों की इनकम पर ईयर 10,000 है या तो 20,000 दैट इज़ अ पुअर पीपल, तो उन लोगों को कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रिच क्लास है, जो रिच पीपल है, उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा और उन लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। मोर टैक्स पेड बाय रिच क्लास। Government uses tax policy to reduce inequality of income and poverty by redistributing income। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसी यूज़ कर रही है फॉर दी रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड पोवर्टी। तो गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स पॉलिसी यूज़ की फॉर द रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, यानी कि फ्रेंड जो लोग पुअर है उन लोगों की इनकम क्या है, बहुत कम, एंड जो रिच है उन लोगों की इनकम क्या है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी क्या यूज़ कर रही है कि रिच पीपल है उन लोगों के पास से वो टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन द टैक्स फ्रॉम रिच क्लास पीपल एंड दिस टैक्स इज एक्सपेंस्ड ऑन पुअर क्लास पीपल। यानी कि गवर्नमेंट को जो टैक्स की इनकम हो रही है फ्रॉम रिच क्लास, तो उस टैक्स की इनकम को कहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं, तो लोग एक्सपेंस करेंगे पुअर पीपल के पीछे। यानी कि पुअर पीपल जो है, पुअर क्लास, उन लोगों का डेवलपमेंट हो। टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट मेक्स सच अ पॉलिसी वेरिन मोर टैक्स इज इम्पोज ऑन रिच क्लास। यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो रिच क्लास है, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स अप्लाई होगा एंड विच कैन अफोर्ड दैट टैक्स एंड लेस टैक्स इज इम्पोज ऑन अ पुअर क्लास। एंड जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर लेस टैक्स इम्पोज होगा एंड गिवन अ टैक्स कंसेशन, यानी कि कुछ बेनिफिट भी उनको हम प्रोवाइड करेंगे। दिस वे द गवर्नमेंट कलेक्ट्स अ फंड बाय इम्पोज टैक्स ऑन रिच पीपल एंड मेक एक्सपेंस ऑन अ वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स फॉर द पुअर पीपल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही है फ्रॉम द रिच पीपल, जो टैक्स के रूप में इनकम हो रही है, एंड जो भी इनकम होगी उसमें से एक्सपेंस किसके पीछे वो करेंगे, पुअर पीपल के लिए। एज अ रिजल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर इम्प्रूव एंड रिडक्शन इन इनकम इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी इज सीन। तो उससे क्या होगा कि जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम हो आ रही है उन लोगों के पास से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और जिन लोगों को कम इनकम है उनके पीछे हम एक्सपेंस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इनकम इनक्वालिटी है वो भी रिड्यूस होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अलग अलग 4 मेजर्स कंप्लीट कर दिए फॉर दी मेजर्स टू रिडक्शन इन पॉवर्टी, और बाकी के जो 6 मेजर्स है, रिमेन्स 6 मेजर, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर, बाय बाय।